तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे वो कहानी जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे कि लूट लूट तो होती है, लेकिन इतनी बड़ी लूट हिंदुस्तान में बहुत कम होती है। एक पुरानी कहावत है नॉर्थ इंडिया में, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये कहावत है, इसका ना तो राम से कोई लेना देना है, ना नाम से लेना देना है, लेकिन लूट है। अब इसको बदलना पड़ेगा। डायमंड नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये हमारे डायमंड डीलर, हीरा व्यापारी किस तरीके से देश की इकॉनमी को चूना लगाते हैं, उसकी बड़ी एक करतूत सामने आई। 2 साल से भारतीय एजेंसी इस काम में लगी थी कि मुंबई के कुछ डायमंड डीलर भारत के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसको चूना लगा रहे हैं। जो हमारा देश बाहर सामान भेज के पैसा कमाता है फॉरेन एक्सचेंज में, उसका भंडार रखता है, उससे हमारी इकॉनमी मजबूत होती है। उसको खोखला कैसे कर रहे हैं ये डायमंड डीलर, जिनमें से बहुत सारे लोग सिर्फ गुजरात से आते, थोड़े से राजस्थान के भी हैं, लेकिन कुछ चंद फैमिलीज का एक, जिसको स्ट्रैंगल होल्ड कहते हैं, कब्जा है पूरे ट्रेड पे। वो 14-15 फैमिलीज हैं। उनके सरनेम नाम कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। पालनपुर एक गांव, अब तो कस्बा हो गया बहुत बड़ा, इनको पालनपुर ये भी कहते हैं। हमारा पालनपुर वालों से कोई लेना देना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनका पुराना कबीला जो है वो उसी शहर से जुड़ा हुआ है। अब नया कांड इन्होंने क्या कर दिया कि ये लोग दोबारा एक बार फिर सरकार के शिकंजे में आए। हुआ कुछ ऐसे, मुंबई में एक डायमंड ट्रेड सेंटर है, हीरा व्यापारियों का अड्डा। उसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सांता क्रूज इकोनॉमिक एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, सीप्स। उसके अंदर एक डायमंड बार्स है, उसको कहते हैं जो हीरा व्यापारियों की मंडी। जैसे अपने छोटे छोटे शहरों में दाना मंडी होती है, अनाज मंडी होती है, लोहे की मंडी होती है, इस किस्म से हीरे वालों की एक मंडी है, उसको ये डायमंड बार्स कहते हैं। और मुंबई की वो डायमंड बार्स सबसे बड़ी गिनी जाती। अभी पिछले दिनों में गुजरात के सूरत शहर में भी एक डायमंड बार्स बनी, तो बहुत हो हल्ला हुआ। हालांकि है सब एक ही गांव के, रिश्तेदारियां भी हैं, साख संबंधी भी हैं, लेकिन जो इतने सालों से मुंबई में अड्डा जमा के बैठे थे, अड्डा खड़ा करके बैठे थे, उनको खतरा लगा। उन्होंने ये अपोज करना शुरू किया कि गुजरात में, सूरत में ये डायमंड बार्स नहीं बननी चाहिए। खैर, वो उनकी अपनी कहानी होगी, लेकिन अब एक नया किस्सा सामने आया जो तकरीबन 600 करोड़ रुपए का, एक ही कंपनी मुंबई की, ये मैं जोर दे के कह रहा हूं, एक कंपनी ने 600 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया भारत सरकार को। ऐसी कितनी और कंपनी हैं, अगर सबके कागजात आप खोलोगे, निकालोगे,
उनकी अकाउंट बुक्स चेक करोगे, ऐसी सैकड़ों कंपनियां निकलेंगी, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी एक ही है। देश को चूना लगाने का तरीका एक ही है, और वो है सस्ते भाव पे नकली डायमंड खरीदो और उसकी 100 गुना कीमत ज़्यादा दे के 100 टाइम्स मोर वो पैसा फॉरेन एक्सचेंज से बाहर भेज दो। आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमने 3-4 एपिसोड बनाए थे, जिनमें एक था डायमंड्स नॉट फॉर एवर। अब ये डायमंड है क्या? एक पत्थर है जिसकी शेप बहुत डिफरेंट होती, डायमेंशन उसकी डिफरेंट, और ये राख से बनता है। चूना जिसको हम कहते हैं, चूना लगा दिया हम कहते हैं ना, उसी चूने से डायमंड बनता है। और ये डायमंड वाले सबको चूना लगा रहे हैं, सरकार को भी, खजाने को भी, देश को भी। इन्होंने क्या किया? अभी नया किस्सा जो आज 30 तारीख को सामने आया, मुंबई में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उनको इस बात की खबर लगी थी आज से 1.5 साल पहले कि मुंबई की एक डायमंड कंपनी नकली डायमंड मंगवाती है और उनको असली डायमंड बता के वही पैकेट वापस हांगकांग भेज देती। बड़ा अजीब तरीका है। अब मैं DRI को पूछना चाहता हूँ, आपने एक तो पकड़ लिया, लेकिन वो पैकेट जो हांगकांग से मुंबई आया था, मुंबई से वापस हांगकांग गया, उसके आगे कहाँ गया? ये पैकेट, एक ही पैकेट 8-9 जगह पे घूमता है। क्यों घूमता है? इसका कारण ये कि डायमंड वालों को रॉ डायमंड इंपोर्ट करने के लिए, जो बेल्जियम से और लंदन से आते हैं, जो साउथ अफ्रीका से आता है, हिंदुस्तान में डायमंड नहीं होता है, हिंदुस्तान में सोना भी नहीं निकलता है, कोई सोने की डायमंड की खान माइन हिंदुस्तान में नहीं है, ये सब बाहर से आता है, खासतौर से एंटवर्प और लंदन से रफ डायमंड जिसको हम कहते हैं वो आता है, और हिंदुस्तान में उसकी सिर्फ कटिंग और पॉलिशिंग होती है। और जो रफ डायमंड होता है, बड़ा सा पत्थर, उसको कट किया जाता है, उसकी शेप तलाशी जाती है और उसको पॉलिश किया जाता है, वो काम हिंदुस्तान में होता है। उसके बाद वो शाइन करने वाला, चमकने वाला डायमंड बन जाता है, उसको री-एक्सपोर्ट किया जाता है। अब क्योंकि डायमंड कोई खरीदता नहीं है, दुनिया भर में जो डायमंड की खरीदो फरोख्त है वो आदमी करते हैं, लेकिन आदमी डायमंड पहनते नहीं। डायमंड तो औरतें ज़्यादा पहनती। 90% डायमंड इज worn by the लेडीज, लेकिन खरीदते आदमी हैं जो अपनी महबूबा को, पत्नी को, बहन को, माँ को या बड़े अफसरान को गिफ्ट करते हैं। बड़ा अजीब कहानी है डायमंड की, और इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। आज आप 1 करोड़ का डायमंड खरीद लो, कल बाजार में बेचने जाओ तो आपको 1 रुपया नहीं मिलता। सोना, चांदी, पित्तल, तांबा, टिन, लोखंड, प्लास्टिक, इसका आपको फिर भी कुछ ना कुछ रद्दी के भाव में पैसा मिलेगा, भंगार के भाव। लेकिन डायमंड का कोई खरीदार नहीं है। सेकंड हैंड डायमंड, रीसेल वैल्यू कोई नहीं। आप 1 लाख की कार खरीदो, 2 दिन के बाद 70-80 हज़ार की बिक जाएगी। आज आप 1 करोड़ का डायमंड खरीदो, कल उसको बेचने जाओ, कोई 10 रुपए में नहीं खरीदेगा।
क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ये असली है कि नहीं है। वही हुआ इस केस में। अब कहानी सुनिए, बड़ी दिलचस्प कहानी। मुंबई की एक डायमंड कंपनी, जो सीप्स में डायमंड बॉक्स में उनका ऑफिस है, उन्हीं की एक और कंपनी हांगकांग में, ये सब रिश्तेदार होते हैं आपस में। हांगकांग की कंपनी सिंथेटिक डायमंड, मतलब नकली डायमंड, जिसकी कीमत 1 रुपया होता है, एग्जाम्पल देते हैं आप 1 करोड़ भी लगा लो, चलो 1 करोड़ रुपए का डायमंड, नकली डायमंड, सिंथेटिक, लेबोरेटरी में बनाया हुआ, वो मुंबई की कंपनी को, जो उनका भाई, उनका साला, जीजा, बहनोई कोई चला रहा, उसको भेजते हैं। और मुंबई की कंपनी उस 1 करोड़ के डायमंड के लिए 100 करोड़ रुपया हांगकांग के अपनी ही उस कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज में मजेदार बात ये, अब डायमंड तो नकली है, सिंथेटिक है, लेकिन उसकी बनतर, बनावट, शाइन इस किस्म की है कि नेकेड आई से, कि नंगी आंख से कोई भी उसको पहचान नहीं सकता कि ये असली है कि नकली। आपको ये भी बता दें कि दुनिया भर में एक ज़माना था जब 4-5 लोग थे जो डायमंड को देख के पहचान लेते थे नंगी आंख से, विथ नेकेड आई। आज कुछ 100-200 होंगे पूरी दुनिया में, क्योंकि आगे आगे जानकारी बढ़ती जा रही, लेकिन हर आदमी डायमंड को पहचान नहीं सकता कि ये असली है कि नकली। बस इसी बात का फायदा ये लोग उठाते। अब इन्हीं के घर के लोगों ने, जो हांगकांग में कंपनी चला रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस बनाया हुआ है, वहां 1 करोड़ के डायमंड नकली भेज दिए। इन लोगों ने 100 करोड़ ट्रांसफर कर दिए फॉरेन एक्सचेंज। अब बताइए, 1 करोड़ का डायमंड जो है उसकी कीमत तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो नकली है। खाली कागजों में दिखाया गया कि वो इतने करोड़ का। आज 100 करोड़ इनके पास से कहाँ से आया? उसमें से मजेदार बात सुनिए, बाहर से, देश के अंदर से बहुत से लोग इनकी कंपनी में फंड ट्रांसफर करते हैं, ब्लैक का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको हम कहते हैं। और वो पैसा ये ड्रग ट्रेड के नाम से बाहर भेजते हैं अपनी कंपनीज में, जो वाइट हो जाता है। दूसरा, इनको डायमंड खरीदने के लिए भारतीय बैंक लोन देते हैं बहुत सस्ते रेट पे, 3-4% पे। आपने कभी घर खरीदना हो ना, बैंक जाते हो तो बैंक वाले 11-12% चार्ज कर रहे हैं। तो आप आम आदमी हो, आपके 1 नंबर की कमाई है, आप शो नहीं कर सकते कि आपके पास इतना पैसा है। आपने गाड़ी खरीदनी है, उसके ऊपर भी आपको 10-11% टैक्स लग जाता है, इंटरेस्ट लग जाता है। लेकिन डायमंड वालों को डायमंड खरीदने के लिए जो पैसा बैंकों से लेते हैं, उसके ऊपर इनको सिर्फ 3-4% ही इंटरेस्ट देना पड़ता। अब देखिए, ये पूरा खेल है। अब 1 करोड़ का डायमंड मंगवाया, 100 करोड़ उसकी कीमत अदा करनी है, तो बैंकों से 100 करोड़ उठा लिया। इंटरेस्ट क्या दिया बैंक को? 3-4%। और वो 100 करोड़ बिल्डिंग इंडस्ट्री में लगा दिया, फिल्म इंडस्ट्री में लगा दिया, या किसी और जगह पे 25-30% पे, जिनको बैंकों से लोन नहीं मिलता।
वहाँ से इतना पैसा कमाते हैं और उसके बाद हाथ खड़े कर देते हैं कि हमें नुकसान हो गया। अब बैंक जब वो पैसा वापस लेने की सोचता है, उनकी कंपनी से जो डायमंड उनकी तिजोरी से मिलते हैं वो नकली निकलते हैं। बैंकों का घोटाला। आपने नीरव मोदी का नाम सुना होगा, चोकसी का नाम सुना होगा। ये सब बड़े बड़े डायमंड डीलर थे। 4-4, 5-5 हजार करोड़ रुपए का बैंकों का घोटाला करके भाग गए, आज तक वापस नहीं आए। ये ऐसे बहुत से नीरव और चोकसी अभी भी मुंबई और गुजरात की मार्केट में, खासतौर पे सूरत और अहमदाबाद में ऑपरेट कर रहे हैं। और इन सब के दफ्तर, एक न्यूयॉर्क में होगा, दूसरा एंटवर्प में, तीसरा सिंगापुर में, चौथा हांगकांग में, पांचवा बैंकॉक में, छठा अहमदाबाद में, सातवां सूरत में, आठवां मुंबई में और नौवां लंदन में। ये 9 ब्रांचेस की इनकी चेन होती। और वो 1 रुपए का डायमंड, आप 1 करोड़ समझ लो, नकली डायमंड, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो 9 जगह पे घूमता है और ये लोग 9 जगह से उसका बैंक लोन लेते हैं, बड़े सस्ते इंटरेस्ट रेट। तो 1 करोड़ के डायमंड पे ये लोग 150-150, 200-200 करोड़ रुपया भारत में और विदेशों के बैंकों से उठा लेते हैं। ये पूरे का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का बिजनेस। जिस आदमी को इंडिया से बाहर पैसा भेजना है वो इनके थ्रू भेजता है, जिसने बाहर से इंडिया भेजना है और वाइट करना है वो इनके थ्रू करता है। और बहुत बार तो हमारी सरकारें, पुराने ज़माने में आपकी सरकार का तो पता नहीं, सरकारें और सरकारी एजेंसीज, उनको दुनिया भर में कहीं पैसा चाहिए होता था अपने काम काज के लिए तो ये डायमंड ट्रेडर्स के थ्रू ही मिलता था। अब DRI, डायरेक्टोरेट और रेवेन्यू इंटेलिजेंस, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि ये एक ही एजेंसी बची है जिसकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी आज भी है। बड़ा दिल जान लगा के काम करते। इनको इस नकली धंधे की जानकारी हुई, उन्होंने हांगकांग कस्टम के साथ संपर्क साधा। 1.5 साल तक दोनों एजेंसी ने मिलकर काम किया। जो डायमंड हांगकांग से, अब हांगकांग में डायमंड नहीं होता, वही बाहर से मंगाते हैं। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद कल अनाउंस किया गया हांगकांग के कस्टम ने कि हमने 4 लोगों को पकड़ लिया। जो इन्वेस्टिगेशन 1.5 साल से चल रही थी, 18 दिसंबर को हांगकांग के कस्टम डिपार्टमेंट उन 4 भारतीयों को पकड़ती है जिनके पास हांगकांग की नेशनैलिटी। उन्होंने वो पूरी जानकारी जब हासिल की तो अपने देश के कानून के मुताबिक $10 मिलियन की उनकी प्रॉपर्टी और डायमंड सीज कर लिए और 8 जगह पे छापे मारे, जिनमें 5 फ्लैट और 3 कमर्शियल प्रॉपर्टीज। उनमें 3 लोग जो हैं उनकी उम्र 32 साल के कम है और एक 52 साल का इंडियन ओरिजिन के लोग, लेकिन हांगकांग के बच्चे थे। वो इंफॉर्मेशन साझी की उन्होंने DRI मुंबई के साथ, जो उनके टच में थी 1.5 साल से। उसके ऊपर चलते हुए DRI ने सीप्स में जो डायमंड बॉर्स है उस पर, उस कंपनी पे छापा मारा, वहाँ से कागजात इकट्ठे किए और 4 लोगों को मुंबई से अरेस्ट किया गया। ये सब के सब
एक ही कंपनी के हैं, ऐसी सैकड़े कंपनियां चल रही हैं मुंबई डायमंड। अब तो बहुत कम हो गया। एक जमाना था जब इट वॉज द मोस्ट नोटोरियस इंडस्ट्री। हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग का काम, पॉलिटिशियंस को फंडिंग का, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करना, वो एकदम हराम का पैसा था ना, बैंकों का पैसा, अपना तो है ही नहीं। हाथ खड़े कर दोगे चले जाओ। लेकिन कभी भी इस इंडस्ट्री पे एक कंसल्टेड एफर्ट इसको रोकने का नहीं हुआ, क्योंकि ये इंडस्ट्री सबका पेट पालती। अब इस केस में क्या हुआ, हांगकांग से सिंथेटिक डायमंड आए, मुंबई की कंपनी ने उनको ज्वेलरी में लगा दिया, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, उसमें लगा के ज्वेलरी बना के, गहने बना के वापस हांगकांग भेज दिए। अब गोल्ड और चांदी की कितनी कीमत होती है आपको मालूम है, और उसकी कीमत कहा कि 1 करोड़ के डायमंड हमने मंगवा के ज्वेलरी में लगा के 100 करोड़ में वापस उसी कंपनी को बेच दिए। अब मुझे बताइए आप, कोई कंपनी ज्वेलरी में नकली डायमंड क्यों लगाएगी? ये सब खेल है। असल में होता क्या था, जब ये ज्वेलरी, सो कॉल्ड ज्वेलरी वापस जाती थी, गया कुछ नहीं, अगर गई भी है तो उसमें वो नकली डायमंड निकाल लो, सोने को पिघला के वापस सोना बना लो, आपका कुछ गया नहीं। सोना कोई हवा में तोड़ता नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता उसका। ये बहुत बड़ा रैकेट है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में DRI और हांगकांग की कस्टम डिपार्टमेंट वो इस किस्म के और लोगों को कैसे अपने शिकंजे में लेती है, या ये केस यहीं दब के रह जाएगा, क्योंकि 2024 की इलेक्शन आने वाली, सबको फंड चाहिए, पैसा चाहिए। अब एक कंपनी को आपने पकड़ लिया 600 करोड़ की धांधली करने में, इसी किस्म का काम हजारों कंपनियां और कर रही हैं। वो तो डरेंगी, वो तो कहेंगी कि आपको जो चाहिए ले लो, लेकिन हमारे ऊपर रेड मत मारना, हमें पकड़ना मत। So that's the big question. That's the crux of the whole problem. ये बहुत बड़ा रैकेट है। जिस चीज की कोई कीमत नहीं, उसके नाम पे लाखों करोड़ों रुपया भारतीयों बैंकों का, और वो भी फॉरेन एक्सचेंज में बाहर भेजा जा रहा है। और फिर हमारी सरकारें कहती हैं कि देश के साथ फ्रॉड हो गया। अब इसको मिली भुगतने ही कहें तो क्या कहें। तो दोस्तों, इसी किस्म के किस्से, कहानियां, ये बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा जुर्म है। तो आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।